तो गाइस एसएससी स्टेनोग्राफर का एक सेट हमने आपको कराया जो था आपका 2017 से 13 से सॉरी माफ़ी चाहूँगा। उसके 15 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सुबह करा चुका था उसको सोल्व, और उस आगे के पोर्शन ये आपके लिए है प्रस्तुत। पार्ट 2 इसको हमने नाम दिया है, कल इसका एक पार्ट हो चुका था। पार्ट 1 के नाम से इसका यूट्यूब पे पड़ा है, देख लीजिएगा, जैसे किसी के 1-2 बैक होगा। तो चलते हैं, आज का जो शुरुआत है वो है क्लोज टेस्ट से। सुंदर क्लोज टेस्ट, पूरा क्लोज टेस्ट जो है वोकैबुलरी बेस्ड है। और ख़ास बात आपको हमारे चैनल पर यही देखने को मिलेगी कि हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस अपनी तरफ से जो मन चाह उठा लिया। एग्ज़ाम पेपर में जो भी चीज़ हमें मिलती है हम उसी को सोल्व कराते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि हम इसको स्किप कर दें यहाँ से। हाँ, स्किप हम लोग कर रहे हैं सिर्फ पैसेज फ़िलहाल आजकल, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसेज को मैं 1 मंथ जब रह जाएगा एग्ज़ाम का तब मैं कराऊंगा, और पैसेज की वजह से वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है इस वजह से भी, वरना और कोई रीज़न नहीं है पैसेज ना कराने का। आपको पता ही है पैसेज इतना बड़ा हार्ड पोर्शन में नहीं, जब हम लोग क्लोज टेस्ट करा रहे हैं तो पैसेज भी छोड़ेंगे। तो सिर्फ हार्ड की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से कि वीडियो लेंथी ना हो जाए बस, और कोई भी रीज़न हमारे मन में नहीं रहता है क्लोज टेस्ट को लेकर के। यहाँ सॉरी पैसेज को लेकर के क्लोज टेस्ट है आपका हिरोशिमा नागासाकी। आपको पता ही है कि जापान में 2 शहर छोटे छोटे जहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। यस, आपको खूब अच्छे से याद होगा, काफ़ी ख़तरनाक वहाँ पर नुकसान हुए थे। तो उसी से ये क्लोज टेस्ट है। सो पूरा वोकैबुलरी बेस्ड है, पूरा का पूरा वोकैबुलरी बेस्ड है, जरा भी ग्रामर का यहाँ पर काम नहीं है। तो ज़रा देखते रहिए ध्यान से। हर वर्ड का मीनिंग मैं सिर्फ बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, बिकॉज फिर मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा। आप लोग पेन कॉपी अपने साथ में पहले ही लेके बैठ जाएं। आपको मैं दे रहा हूँ 5 सेकंड, आप फटाफट से पेन कॉपी ले लीजिए अपने। चलिए, पेन कॉपी आप सबने ठा लिए होंगे अपने साथ में। चलता हुआ पेन ले लीजिएगा भाई, कभी आप लिखने बैठे हो ना चल रहा हो, चेक कर लो इसको फटाफट से। यहाँ कह रहा है कि ऑन अगस्त 6 अगस्त देयर वॉज एन क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं थे। अबव हिरोशिमा, हिरोशिमा में ऊपर, एंड अ माइल्ड हार्डली डैश विंड वॉज ब्लोविंग, यानी कि मुश्किल से हवा चल रही थी, मुश्किल से हवा चल रही थी। पहला वर्ड है आपका कंसीवेबल, सोचने योग्य, सोचने योग्य। इनकोरिजेबल, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा न जा सके। अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य, समझने योग्य। परसिप्टेबल, दिखाई देने वाला, स्पष्ट, प्रत्यक्ष। ऑन अगस्त 6 देयर वॉज एन क्लाउड इन द स्काई अबव हिरोशिमा एंड अ माइल्ड हार्डली परसिप्टेबल विंड वॉज ब्लोविंग, यानी कि दिखाई देने वाली या स्पष्ट या प्रत्यक्ष हवा भी जो है नहीं चल रही थी, बड़ी मुश्किल से। एट 9:07 इन द मॉर्निंग, 7:09 पर सुबह सुबह। एन एयर रेड वार्निंग, एक हवाई जहाज के जरिए वार्निंग हुई। क्या हुई? एक वार्निंग हुई एरोप्लेन के जरिए। डैश साउंडेड, साउंडेड मतलब आवाज़। साउंडेड का इस्तेमाल नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब चारों तरह से किया जाता है। अराइव्ड पहुंचना। हर्ड सुनाई देना। ब्लोन चोट, प्रहार, आघात, विस्फोट में नष्ट करना, विस्फोट में नष्ट करना। सो 152 का आंसर हो जाएगा पहला ही। एट 9:07 इन द मॉर्निंग एन एयर रेड वार्निंग साउंडेड एंड 4 अमेरिकन B-29 प्लेन्स अपीयर्ड इन द स्काई, 4 अमेरिकन B-29 प्लेन आसमान में दिखाई दिए। एंड देन केम द मोमेंट ऑफ डैश, और फिर वो क्षण आया डैश, किस चीज़ का? रिजुविनेशन का, पुनः यौवन अवस्था का समय आया। एनिहिलेशन, प्रलय और विनाश का। रेजुलेशन, दृढ़ निश्चय का। रीवर्बरेशन, प्रतिध्वनि और गूंज का। एनिहिलेशन, वो प्रलय और विनाश का समय आया। 153 का आंसर हो जाएगा आपका बी। विद इन अ फ्यू सेकेंड ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन थाउजेंड्स वर डैश बाय अ वेव ऑफ शेयरिंग हीट। हीट यानी कि ऊष्मा, ऊर्जा, वेव ऑफ हीट। तो विद इन अ फ्यू सेकेंड ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन, उस एटॉमिक एक्सप्लोजन यानी कि धमाके के बाद, थाउजेंड वर डैश, हजारों लोग, स्कॉर्च्ड झुलस जाना, स्कॉर्च झुलसना, सीव्ड
छानना, फ्रोजन, जमना, टॉर्च, आपको पता ही है मसाल या प्रकाश। तो झुलस गए, क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि हीट आ रही है तो हीट से आदमी झुलसेगा ही, और तो कुछ यहाँ पे होगा नहीं हीट से। सो 154 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फिलहाल ए ही करेक्ट। स्कॉच्ड बाय अ वेव ऑफ सीयरिंग हीट, मैनी वर किल्ड इंस्टेंटली, कहीं तो तुरंत मर गए। अदर ले रुथलिंग, और काफ़ी पड़ रहे। ट्रेन्स वर डैश ऑफ द रेल एज इफ दे वर टॉयज, ट्रेन्स वर डैश ऑफ कलंग, कलंग का मतलब होता है चिपक जाना, क्लिंग से बना है वर्ड, क्लिंग की थर्ड फॉर्म में कलंग। कल हमारा एक वर्ब का वीडियो आया था बहुत प्यारा, उसमें हमने एक वर्ब सिखाई थी आपको जिनमें फर्स्ट फॉर्म में आई हो, सेकंड फॉर्म में ए, थर्ड फॉर्म में यू हो जाएगा। ये सभी वर्ब आपकी वहीं से ली गई हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, खूब अच्छी वीडियो थी, आपके काम आएगी। सो ट्रेन वर्क क्लिंग, चिपक जाना, फ्लू, उड़ जाना, सलंग, सलंग यानी कि एक तरह से लटका देना, और अगला वर्ड है आपका फ्लंग, पटकना, मारना। पटक कैसे मारा ट्रेनों को, जैसे कि कोई खिलौने हो, फ्लंग ऑफ द रेल्स इफ दे वर टॉयज, एनिमल्स सफर द सेम फेट, ट्रीज वेंट अप इन द फ्लेम्स, एवरी लिविंग थिंग्स वॉज डैश इन एन एटीट्यूड of indescribable suffering, every living things were orchestrated, योजना बनाना, पेट्रीफाइड अत्यधिक भयभीत, विविफाइड जान डाल देना, और परटर्ब्ड अशांत या चिंतित। तो पेट्रीफाइड जितनी भी लिविंग थिंग थी वो सभी पेट्रीफाइड यानी कि भयभीत थी। 156 में आ जाएगा आपका बी करेक्ट। दोज हु मैनेज्ड बाय सम मिरेकल टू डैश, दोज हु मैनेज्ड बाय सम मिरेकल टू डैश देमसेल्फ आउट ऑफ द मेज ऑफ डिब्रिस ऑफ बीम्स, इम्प्लीकेट लपेट में लेना, एलिवेट दर्द को कम करना, एक्सट्रिकेट मुक्त करना, और एंटेंगल किसी को फंसाना, किसी को फंसाना। सो ध्यान दीजिए, दोज हु मैनेज टू एक्सट्रिकेट देमसेल्फ आउट ऑफ द मेज ऑफ डिबेरिस ऑफ बीम, यानी कि अपने आप को बड़ी मुश्किल से जो लोग बचा पाए, मुक्त कर पाए, छुड़ा पाए, ये कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। देमसेल्फ आउट ऑफ द मेज ऑफ डिबेरिस ऑफ बीम्स, ब्रिक्स एंड ग्रेडर्स फाउंड देमसेल्फ एंड सर्किल्ड विद अ रिंग ऑफ फायर, अपने आप को उन्होंने आग के घेरे में पाया। द फायर डैश विद टेरिबल डैश, एक्सटेंडेड बढ़ते चले जाना, डेप्रिकेटेड निंदा करना या पश्चाताप करना, ये तो होने से रहा, डेप्रिसिएटेड कीमत घटाना, एक्सटिंग्यूश आग बुझाना। द फायर एक्सटेंडेड विद टेरिबल डैश, आग जो है बढ़ती ही चली गई, तो 158 में हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। विद टेरिबल डैश, टेरिबल डैश रिकरेंस फिर से आना, प्रिवलेंस फैलना या प्रसार, रेलुटेंस अनिच्छुक, वेमंस तीव्रता, विद टेरिबल वेमंस बहुत तीव्रता के साथ में। द फायर एक्सटेंडेड विद टेरिबल वेमंस तीव्रता के साथ में। बाय द इवनिंग देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू बर्न, शाम तक ऐसा कुछ नहीं था जो ना जला हो। एंड हिरोशिमा हैड डैश टू एग्जिस्ट, हिरोशिमा हैड डैश टू एग्जिस्ट, सीज्ड समाप्त हो जाना, सफर्ड कष्ट सहना, बर्ड जलना, रिड्यूस खत्म हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सीज्ड ही, यानी कि 160 का आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। क्लियर बात। सो ये था आपका एक छोटा सा क्लोज टेस्ट हिरोशिमा नागासाकी पर। वोकेबलरी बेस्ड अच्छी से वोकेबलरी आपके पास होगी तो ही आप कर पाएंगे इसको, अन्यथा आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बहुत सुंदर क्लोज टेस्ट था, इसलिए मैंने आपको इसको करा दिया अलग से ही। आगे बढ़ते हैं, अगला भी एक क्लोज टेस्ट ही है। कमाल की बात देखिए आप, 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट फिर से आ रहा आपके पास भगा हुआ। द रिजर्व बैंक हैज़ सेट अप 4 डैश एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट, द रिजर्व बैंक हैज़ सेट अप 4 पॉइंट टाइप, अगर यहाँ पे टाइप होता तो टाइप्स होता फिर यहाँ पे, लेकिन 4 आया, माफ़ी चाहूँगा, पीछे अ भी है 4 से पहले, तो फिर कुछ नहीं ऐसा आया किसी में भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेट किया है अब 4 पॉइंट एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट,
अब 4 पॉइंट एजेंडा, पहले में आ जाएगा पॉइंट, टाइप्स नहीं, प्रकार का नहीं, पॉइंट का। एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट टू डैश ग्रोथ एंड रिवाइव इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ करनी है, मेक, इंडिकेट, किक बैक नहीं, किक स्टार्ट। किक स्टार्ट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना। क्या होता है? बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना। टू किक स्टार्ट ग्रोथ एंड रिवाइव इन्वेस्टमेंट इन अ डैश इकोनॉमी, इन अ डैश इकोनॉमी, इन अ स्लो मोशन इकोनॉमी। जो मोशन में स्लो मोशन आ रखा है उसको रिवाइव करने के लिए इन्होंने एक 4 पॉइंट का एजेंडा प्रस्तुत किया है गवर्नमेंट के सामने। चलो आगे बढ़ जाओ। इवन एज इट डैश सजेस्टेड रिटर्न इंक्लाइंड रिडीम्ड, सजेस्टेड सुझाव, रिटर्न वापस, इंक्लाइन रिडीम्ड, रिडीम का मतलब होता है स्थिति को अधिक खराब होने से बचा लेना, स्थिति को अधिक खराब होने से बचा लेना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी ही करेक्ट 164 में। एज इट रिडीम्ड द मॉनेटरी पॉलिसी वुड कंटिन्यू टू डैश, वुड कंटिन्यू टू डैश, कंटिन्यू टू डैश ऑन इन्फ्लेशन, फिगर, प्रेशर, रिस्पॉन्ड, फोकस। आगे आ रहा है आपका ऑन। 165 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ऑन दिख रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर फोकस लगाइए, फोकस ऑन। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ पे? फोकस ऑन। 165 में इसी वजह से आपका फोकस आएगा, टू फोकस ऑन। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। वाइल डैश अ स्पेल ऑफ पॉलिसी स्टेसिस एट द सेंटर एज वन ऑफ द डैश फॉर द स्लो डाउन ऑफ द डैश, वाइल के बाद आंजी आनी चाहिए। वाइल शोविंग अ स्पेल ऑफ पॉलिसी 166 में पहला ही करेक्ट रहेगा। फ्लेमिंग माने जलना, शाउटिंग माने चिल्लाना, स्कोल्डिंग माने डांटना, तो ये इनमें से कोई भी एक होने से रहा। फ्लेम माने बोलते हैं जलने को, लपटों को, तो यहाँ पे यहाँ से रहा। शाउटिंग चिल्लाना, स्कोल्डिंग डांटना, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, शोविंग अ स्पेल ऑफ पॉलिसी स्टेसिस एट द सेंटर एज वन ऑफ द डैश फॉर द स्लो डाउन। तो इनमें से ये एक डैश था स्लो डाउन का। स्लो डाउन का तो कोई कारण नहीं हो सकता है ना। बिलीव्स, बेनिफिट, रीजन्स होने से यहाँ पर रीजन्स आ जाएगा। वन ऑफ द रीजन्स फॉर द स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। द RBI सेड इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, RBI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया है दैट द सेंटर फर्स्ट डैश टू करेक्ट फर्स्ट एजेंडा वांटेड, एजेंडा तो यहाँ ही नहीं, खैर वांटेड, फेल्ट, नीडेड, प्लान्ड। द गवर्नमेंट फर्स्ट नीडेड टू क्रैक डाउन ऑन द ट्विन डिफिट्स फिजिकल एंड करंट अकाउंट डिफिसिट्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, नीडेड। यस, सो ये थे आपके 2 क्लोज टेस्ट जो दोनों ही वोकैबुलरी बेस्ड थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका एक पैसेज है जो कि मैं इसे नहीं कराऊंगा, ये आप खुद से करेंगे पैसेज। मैं इसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको दिखाया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। जो भी आपके में फंक्शन हो स्क्रीनशॉट लेने का, मेरे में तो 3 फिंगर से ही है, बहुत ईजी है, आपके में जो भी हो। नेक्स्ट पैसेज ये रहा आपके सामने, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लोग चलते हैं अगले पे, ये रहे इसके क्वेश्चन, और थर्ड पैसेज भी एक साथ ही दे दिए यहाँ पे, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप फटाफट से। क्लियर बात? तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गया है आपका कॉमन एरर। ये अक्सर सेट में शुरुआत में हुआ करता है, लेकिन यहाँ इन्होंने सबसे आखिरी में दिया है, और बहुत सुंदर 186 सेंटेंस देखिए। कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन्ड व्हेन ही हर्ड द क्राइज ऑफ विडोज बीइंग बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर। राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन्ड, बिल्कुल ठीक है, पेन्ड यहाँ पे एज एडजेक्टिव, उससे पहले ग्रेट आ गया है, या फिर उसे आप वर्ब माने तब भी वर्ब से पहले वर्ब आ सकता है, दोनों ही तरह से सेंटेंस ए ठीक है। व्हेन ही हर्ड सेंटेंस पास में ठीक है। द क्राइज ऑफ विडोज बीइंग बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर, पीछे बात हो रही है विडोज़ की। विडोज़ मतलब विधवाओं की, किसकी? विधवाओं की, विडोज़। आगे उसने बात करी हस्बैंड की, किसकी? तो यहाँ पे भी हस्बैंड नहीं, हस्बैंड्स करो,
यानी कि इसको प्लूरल कीजिएगा हस्बैंड्स और फिर एपोस्ट्रोफे लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, हस्बैंड में अगर आप ऐसे एपोस्ट्रोफे लगा रहे हैं तो ये सिंगुलर, ऐसे लगा रहे हैं तो प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर। क्लियर? तो इसके सी पार्ट में हो जाएगी एरर। हस्बैंड्स पाया, क्योंकि देर आ रहा है, उनके पतियों के चिताओं पे उनको जलना पड़ता था। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना थी बच्चों हमारे देश में काफ़ी समय पहले, खैर अब नहीं है, क्योंकि ये इसलिए भी नुकसानदायक थी बच्चों उस समय पे, जो मैंने सुना और पढ़ा है कि उस टाइम पे बाल विवाह प्रथा थी। अब बाल विवाह प्रथा क्या थी ये भी आप जान लें। ये एक छोटी सी प्रथा थी। इसमें क्या होता था कि लड़की की तो एज बहुत कम होती थी, लेकिन लड़का वही होता था अपना मैच्योर, कम से कम 30+ का, लड़की 10-12 साल की, हद से 15 साल तक की। तो यहाँ ज़्यादा चांस थे कि लड़का पहले मरेगा। हालांकि मरना जीना सब प्रभु के हाथ में है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांस है ना कि यहाँ पे ईश्वर पहले इसको उठाएगा भाई, क्योंकि उम्र ज़्यादा है इसकी। कई बार तो 40-40 साल के होते थे बच्चे, उनकी शादी करते थे। तो इस तरह से ज़्यादा चांसेस थे। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने इसको ख़त्म करवाया और इस बुरी प्रथा को हमारे देश से अंत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू द ग्रेट लुक। यहाँ उसने बात करी नेदर ऑफ दीज ड्रेसेस की। यहाँ पे नेदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू, सेंटेंस की शुरुआत जब भी ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनमें से किसी एक से भी हो तो हमेशा इनके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके बाद ऑफ भी लगा हो तो भी हस्तत प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बी पार्ट में गिव की जगह आपको गिव्स करना होगा, तो इसकी एरर हो जाएगी ठीक। अगला देखिए, कह रहा है कि इफ़ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन। ये आपका रॉन्ग हो चुका है। कंडीशन सेंटेंस है, अगर इफ़ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म हो तो नेक्स्ट पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा, ये रूल है। तो यहाँ पे आपको अगले पार्ट में से वुड हैव सीन की जगह वुड सी करना होगा, तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि सी पार्ट में वुड सी कीजिए और सेंटेंस की एरर ठीक कीजिए बी पार्ट में। 188 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। इफ़ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि पहले वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर लो, इफ़ ही हैड गोन टू आगरा, ऐसे भी कर सकते हैं। यस, अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा सर इसे ठीक करें या इसे ठीक करें। सो मैं ये कहूँगा कि आप इसे ठीक कर लो, ए पार्ट को। यस, अब मुझे पक्का बता, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ग्रुप में, सर आपने इसका सही क्यों नहीं बताया। मज़ा आएगा। देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड। देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग ऑन एवरी क्लाउड, ऑन नहीं इन। अगर आप गौर कर रहे हो तो मेरे मुँह से गलत सेंटेंस निकला ही नहीं था, मैंने इन ही पढ़ा, वो तो मैंने अब देखा कि ऑन है यहाँ पे। देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड। यस, इडियम ही है एक तरह का ये प्रोवर्ब। एज ही इज़ ऑनेस्ट एंड ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल। 190। एज ही इज़ ऑनेस्ट, जैसे कि वो ईमानदार है इसलिए उसको सब पसंद करते हैं, ये कहना चाह रहा है। यहाँ पे कंजक्शन रॉन्ग है, एंड नहीं। यहाँ पे आप इसे अच्छा होगा कि यहाँ पे या तो हटा ही दें तो भी बात ख़त्म हो जाएगी। एज ही इज ऑनेस्ट कोमा ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल, तो ही काम हो जाएगा। और कोई कंजक्शन लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एज जो शुरू में आया ये एज ए कंजक्शन ऑफ रीज़न आया। जब एक कंजक्शन ऑफ रीज़न आ जाए तो दूसरी कंजक्शन ऑफ रिजल्ट आप साथ में नहीं लगा सकते, इसलिए आपको यहाँ पे सेकंड में कोई कंजक्शन नहीं लगानी है। आप ऐसे एंड हटा दीजिए, सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा बस। 191। एन इटालियन आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची वॉज द लेफ्ट हैंडेड। बच्चों, अंगों के नाम के साथ कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं करते, तो द लेफ्ट हैंडेड नहीं कहेंगे, ओनली लेफ्ट हैंडेड कहेंगे। सेंटेंस अपने आप ये करेक्ट हो जाएगा। द इटालियन आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची वॉज लेफ्ट हैंडेड। आप भी अक्सर बोलते होंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, अपने साथ भी तो आप बोलते होंगे आई एम लेफ्ट हैंडेड, नॉट आई एम द लेफ्ट हैंडेड। आई एम द वन हु एम टू ब्लेम्ड। आई एम द वन, हु के बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, पिछले वाला वन है इसलिए आपको इज लगाना होगा। आई एम द वन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। ओवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। ये एक नेचुरल सत्य है, इसको आप नहीं बदल सकते। तो ओवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आपको मूव्ड को मूव्स करना होगा, क्योंकि ये नेचुरल सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये एक सामान्य सत्य है, ऐसा ही रहेगा। इसलिए इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका
सी। नेक्स्ट देखिए 194, द आइज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू दोज ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। 194, द आइज ऑफ एन ऑक्टोपस, ठीक है, आर रिमार्केबली सिमिलर टू दोज ऑफ अ ह्यूमन बींग। आगे आपने उसने लगाया ह्यूमन बींग यानी कि सिंगुलर करा, अ प्लस ह्यूमन, अ लगाया प्लस ह्यूमन बींग, तो इसलिए आप दोज का इस्तेमाल ना करें, दैट का इस्तेमाल करें, क्योंकि दैट ऑफ सिंगुलर के लिए, दोज ऑफ प्लूरल के लिए, यहाँ पे आपको दैट ऑफ लगाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। क्लियर बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी सक्सीजन्स एज अ फाइटर एंड लीडर इज इनकम्पेरेबल। 195 में कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी के जो सक्सीजन यानी कि आगे के जो वंशज हैं एज अ फाइटर एंड लीडर इज अनकम्पेरेबल, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है सेंटेंस, कोई एरर नहीं है, क्योंकि पहले सेंटेंस में दो नाउन एक साथ आ रखे हैं। जब भी दो नाउन एक साथ आए तो आपको पहले वन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, ये रूल है, उसने अप्लाई किया, बहुत खुशी की बात है, सेंटेंस आपका नो एरर है। आई हेट सिटिंग डैश हिम एज ही ऑलवेज स्मेल ऑफ गार्लिक। मुझे उसके पास बैठने से नफरत है क्योंकि उसके में से जो है हमेशा गार्लिक यानी कि लहसुन की स्मेल आती रहती है। तो यहाँ पे आप उसके बगल में बैठने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे आप बिसाइड। आई हेट सिटिंग बिसाइड हिम। बिसाइड मन होता है बगल में, बिसाइड्स मन होता है अतिरिक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। न्यूटन डैश दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल। भूतकाल की किसी डिस्कवरी के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी परफेक्ट में ना बनाए इस तरह सेंटेंस को। तो न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। ही वॉज वेरी एनेक्सियस। ही वॉज वेरी एनेक्सियस के साथ हमेशा आता है अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज सन। एनेक्सियस मतलब चिंतित, अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज सन अपने बेटे की हेल्थ के बारे में बहुत वो चिंतित है, तो इस लिहाज से इसका आंसर हो जाए आपका बी करेक्ट। दे डैश हिम एडमिटेंस। दे डैश हिम एडमिटेंस कॉन्ट्राडिक्टेड विरोधाभास, वॉलंटियर स्वेच्छा से, रिफ्यूज्ड मना करना, सो यहाँ पे रिप्राइज आंकना, तो दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस उन्होंने उसको एडमिट करने से इनकार कर दिया। सी इसका आंसर हो जाएगा। माई ब्रदर डैश अ हाउस बाय द सी। मेरा ब्रदर जो है ढूंढ रहा है घर, तो खोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लुक फॉर, ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर एन ओल्ड बाइक, मैं एक पुरानी बाइक ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ रेंट हाउस, मैं एक किराए का घर ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ सुटेबल गर्ल फॉर माई ब्रदर, मैं एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ अपने भाई के लिए, तो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लुक फॉर का ही, यानी कि ढूंढना। तो 200 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ये था आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ एक सेट, जो आपकी बुक पे पब्लिश नहीं है, इसलिए मैंने आपको कराया। स्टूडेंट ढंग से कर लीजिएगा, जितना भी आपको उसके अंदर अच्छा पोर्शन लगा होगा कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बिकॉज सबसे अलग बात जो है सेट की वो ये है कि ये सेट एमबी बुक में पब्लिश नहीं है, किसी भी सेट में, पुराने नए हों चाहे कैसे भी सेट हो, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है इसको आप खूब अच्छे से कर लें। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।